हेलो दोस्तों, तो शुरू हो गई हमारी नई वोकैब सीरीज ब्लैक बुक सीरीज। भाई जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं इस बार उनकी वोकैब में 100% मार्क्स आए और चाहते हैं कि इस बार उनकी वोकैब इंप्रूव हो, भैया सबसे मेन क्या है, इंग्लिश में वोकैब है। और वोकैब इंप्रूव नहीं होती है जब बच्चे पढ़ने की कोशिश करते, तो सबसे जो बेस्ट बुक है वो है ब्लैक बुक। अब जब ब्लैक बुक को पढ़ते हैं तो याद ही नहीं होती है, बिकॉज इतने टफ वर्ड्स उसमें हैं। तो इस सीरीज का नाम रखा है मैंने ब्लैक बुक सीरीज। इस सीरीज पे मैं तुम्हें ब्लैक बुक के सारे वर्ड्स याद करवाऊंगा क्लासेस में, और उसी टाइम तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा, मतलब ऐसे दिमाग में घुसा दूंगा कि तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, बड़े मजेदार तरीके से करवाऊंगा, और एक ही क्लास में बस तुम्हें एक वर्ड को एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चमत्कार होने वाला है, सच बता रहा हूं। और जो ये ब्लैक बुक है, जो लेटेस्ट पैटर्न में बेस्ड 2024 का, उसमें करवाऊंगा और सारे के सारे वर्ड्स करवाऊंगा। और जो ये सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने सिनोनिम एंटोनिम से, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे डिफिकल्ट बच्चों को लगता है ना तुम्हें, ये सिनोनिम एंटोनिम, इसी से अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे। और सच बता रहा हूं, ये क्लास जब तुम एक बार देखोगे ना, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम बोलोगे सर बेस्ट क्लास है। और इस वीडियोस को क्या करो, तुम अपने जल्दी से सेव कर दो। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को, इस प्ले लिस्ट को सेव कर दो, बिकॉज ऐसी सीरीज तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। और इन वीडियोस को बस तुम चला के कोई भी काम कर रहे हो, ऑन करके बस ऑन कर देना, सुनते रहना। सच बता रहा हूं, एक एक वर्ड तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को सेव कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चलो करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की अपनी क्लास को स्टार्ट। अब पहला जो वर्ड है हमारे सामने वो है अपीज्ड। अपीज्ड मतलब क्या होता है? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है भैया, अपीज्ड मतलब क्या होता है। अपीज मतलब होता है संतुष्ट होना, पैसिफाइड होना। मतलब जब हम किसी चीज को लेके सेटिस्फाइड रहते हैं, उसके हम कंटेंटेड भी यूज करते हैं, कॉम्प्लेसेंट भी यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो अपीज्ड का मतलब होता है संतुष्ट रहना, इतना हमको पता है। शांत रहना पढ़ा था। अब शांत रहने को कैसे याद किया था हमने अपीज को? आप पीस, क्या था? आप पीस। तो पीस मतलब होता है शांति। तो आप पीस पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं, इसलिए आप पैसिफाइड हैं। पढ़ा था, क्या बोला था? आप पीस पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं, इसलिए पैसिफाइड हैं। तो अपीज मतलब होता है पैसिफाइड रहना, शांति पसंद रहना। याद रहेगा, ये हमने पहले भी क्लास में कर चुका है। चलो आगे बात करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब होता है किसी चीज का इस्तेमाल करना, किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, किसी चीज को लागू करना। एप्लीकेशन। अब जब तुम मोबाइल फोन्स पे जो तुम एप्स यूज करते हो, उसी को तो बोलते हैं एप्लीकेशंस। तो इसका मतलब उसको इस्तेमाल करना। तो एप्स किसको बोलते हो? जिसको तुम इस्तेमाल करते हो। अब देखो यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया बता रही है कि देखो ये सब के सब जो बच्चे हैं ये फोनों में लगे हुए हैं। अब तुम गैस करके मुझे बता सकते हो कि क्या कर रहे हैं फोन में? सब के सब कर सकते हैं गैस। तो मुझे गैस करके कमेंट में बताओ कि सब के सब बच्चे क्या कर रहे हैं फोन में। तो एप्लीकेशन मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल करना। जो फोन्स पे, मोबाइल फोन्स पे जो एप्स होते हैं, एप्स का पूरा नाम होता है एप्लीकेशंस। उनको तुम इस्तेमाल करते हो इसलिए उनको एप्लीकेशंस बोला है। एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज को इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंटेशन करना किसी चीज का, मतलब किसी चीज को लागू करना, इस्तेमाल करना। हम बोलते हैं ना भैया तुम आज से अब इंप्लीमेंटेशन अपना स्टार्ट करो लाइफ में, मतलब आज से लागू करो, आज से काम करो, आज से मेहनत करो, तो सक्सेस पक्का मिलेगी। याद हो गया? तो बस यही है एप्लीकेशन। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे की जो है अप्रेज। अप्रेज मतलब क्या होता है भैया? सबके सब बताओ, क्या बोलेंगे इसको? अप्रेज। अप्रेज मतलब होता है आंकना, किसी चीज को जज करना। अब तुम बोलोगे सर अप्रेज को कैसे याद रखें? अरे तो मैं याद करवाता हूं। देखो अप्रेज, तो इसको याद रखो। आप प्राइस, तो प्रेस को पढ़ो प्राइस। प्रेस को क्या पढ़ो? प्राइस। तो आप प्राइस। तो जब भी आप किसी चीज को खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप उसका प्राइस देखते हो और उसके प्राइस से उसको जज करते हो भाई खरीदना है कि नहीं खरीदना है। याद रहेगा? तो आप प्रेस, तो प्रेस को याद रखो प्राइस से। तो आप प्राइस को देखकर किसी भी चीज को जज करते हो कि भैया इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मान लो तुम किसी मॉल में गए, तुम्हें एक शर्ट पसंद आई और तुमने देखा उसका प्राइस है 3000 रुपए, तो तुम बोलोगे भाड़ में जाए 3000 के, तो मैं 10 शर्ट खरीद दूंगा। तो होता है। तो एप प्रेस को कैसे? आप प्राइस। तो आप प्राइस को देख के आंकलन लगाते हो, ये जज करते हो कि इस चीज को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। बस इतना सिंपल है। देखो देखो लोग देखो पूरा जजमेंट कर रहे हैं भैया, क्या करें, पूरा हिसाब किताब करते हैं लोग। आया? तो आप प्राइस, तो आप प्रेस, तो आप प्रेस मतलब होता है आप प्राइस। तो आप प्राइस को देख के जज करते हो कि सामान को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। इतना सिंपल है भाई, मुझे पता है तुम्हारे अंदर घुस चुका है, पूरा याद हो चुका है तुम्हें। हुआ याद? तो कमेंट पे बता दो यस सर याद हो गया। अब आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें एप्रीहेंड की, एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार होना, अरेस्ट होना। अब गिरफ्तार होने को अरेस्ट होना बोलते तो सबको पता है भाई, कोई ऐसा है जिसको अरेस्ट होने का मतलब नहीं पता? तो अरेस्ट होने का मतलब होता है गिरफ्तार होना, ये तो सबको पता है। लेकिन एप्रीहेंड को कैसे याद रखें? तो भाई मैं करवाऊंगा याद। तो एप्रीहेंड को पढ़ो अप योर हैंड। एप्रीहेंड को अप योर हैंड, अपने हाथ ऊपर करो। अप योर हैंड, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस नहीं बोलते अपने हाथ ऊपर करो, यू आर अंडर अरेस्ट। तो एप्रीहेंड को कैसे पढ़ोगे? एप्रीहेंड को अप योर हैंड, एप्रीहेंड को अप योर हैंड। अरे मेरे साथ बोलो, क्या बोलो?
अप योर हैंड, यू आर अंडर अरेस्ट। अपने हाथ ऊपर कर दो, तुम अरेस्ट हो चुके हो। तो एप्रीहेंड मतलब होता है अरेस्ट होना, गिरफ्तार होना। इजी है, देखो कितना इजी है। नेक्स्ट की बात करें तो आर्बिट्रेरी। अब आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जब तुम कोई भी काम रैंडमली करते हो, रैंडम अपने मन माना कोई काम करते हो, तो उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी। अब रैंडम तो सबको पता है, रैंडम रैंडम को ही मनमाना बोलते हैं, जब कोई भी काम अपने मन से कुछ भी कर दे रैंडमली। जैसे लोग करते हैं, कोई रूटीन होता नहीं, सुबह उठ के बस मन किया तो फोन चला लिया, कभी घूमने चले गए, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ स्क्रॉल कर लिया, तो उसको बोलते हैं रैंडम। तो रैंडम मतलब होता है मनमाना काम करना। अब आर्बिट्रेरी को कैसे याद रखें? देखो, अरे मैं तो करवाऊंगा। देखो आर्बिट्रेरी को आर्बिट्रेरी, अरे भाई तेरी, आर्बिट्रेरी, अरे भाई तेरी। तो अरे भाई तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी। अरे भाई तेरी ये रैंडम मनमानी नहीं चलेगी। जो तो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, किसी को कुछ भी सुना देता है, अब नहीं चलेगा वो, याद रहेगा। तो आर्बिट्रेरी को याद रखो, अरे भाई तेरी, आर्बिट्रेरी, अरे भाई तेरी, अब ये मनमानी नहीं चलेगी। जो तो जो मन में आता है वो करता है, जो मन में आता है वो बोलता है, अब नहीं चलेगा ये, अब ना चल वो, याद रहेगा। तो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अरे भाई तेरी, अब ये मनमानी नहीं चलेगी। जो तो रैंडमली कुछ भी करता है वो नहीं चलेगा, मनमाना काम नहीं। अब जो होगा फैसला वही चलेगा। आज हम करेंगे पढ़ाई। अब बात करते हैं आर्डुअस। आर्डुअस मतलब होता है वो काम जो बहुत ही ज्यादा कठिन हो, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, स्ट्रेनस हो। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो कोई भी काम जो डिफिकल्ट होता है उसी को बोलते हैं आर्डियस। अब स्ट्रेनस कैसे याद रखें? स्ट्रेनस, स्ट्रेनस को याद रखो स्ट्रेंथ, स्ट्रेनियस को याद रखो स्ट्रेंथ से। तो स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। अब ताकत किस काम पे लगती है? जो इजी है या जो हार्ड है? ताकत उस काम में लगती है जो काम हार्ड होता है, जो डिफिकल्ट होता है, जो कठिन होता है, जिसपे कठिनाई है। तो स्ट्रेनस को याद रखो स्ट्रेंथ से। तो स्ट्रेंथ उस काम में लगती है जो काम कैसा हो? डिफिकल्ट हो, कठिन हो। तो डिफिकल्ट, स्ट्रेनस और कठिन, ये तो तुम्हें याद हो गए। अब बात करते हैं जो आरडीएस है उसको कैसे रखो? आरडीएस कैसे याद रखें? देखो आर्डुअस को रखो हार्ड टू डू फॉर अस। आर्डुअस मतलब हार्ड टू डू फॉर अस। तो वो काम जो हमारे लिए करने के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो, हार्ड हो, उसी को बोलते हैं आर्डुअस। तो आर्डुअस कैसे को? आर्डुअस हार्ड फॉर अस, आर्डुअस हार्ड फॉर अस। तो जो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है, कठिन होता है, उसी को बोलते हैं आर्डुअस, जो हमारे लिए डिफिकल्ट हो। और स्ट्रेनस को कैसा रखोगे? स्ट्रेंथ से। जिस काम में करने के लिए हमको स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसी को हम स्ट्रेंथनेस बोलते हैं। याद रहेगा, बड़ा सिंपल है। देखो इसको, देखो ये इतना बड़ा टायर उठा रहा है, तो स्ट्रेंथ चाहिए इसके लिए। अब आगे बात करते हैं अरोमा की। अरोमा मतलब होता है जो सुगंध हो, जो स्मेल हो, जो सेंट हो, परफ्यूम जिसको बोलते हैं। तो किसी भी चीज की सुगंध उसी को बोलते हैं एरोमा। अब सेंट का मतलब तो सबको पता है, इंडिया में तो परफ्यूम से हम सेंट ही बोलते हैं। सेंट लाना एक सेंट का है। तो सेंट का मतलब होता है सुगंध या खुशबू। अब अरोमा को कैसे याद रखोगे? अरे बहुत इजी है, तुम्हें याद हो गई। अरोमा का याद होगा रोम से। तो उसका रोम रोम सेंट से महक रहा है, उसने इतना सेंट लगाया है कि उसका रोम रोम सेंट से महक रहा है। तो अरोमा को कैसे याद रखोगे? रोम से। अरोमा रोम, तो उसका रोम रोम सेंट से महक रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से पूरी परफ्यूम की खुशबू पूरी निकल रही है और हर जगह खुशबू फैल रही है। तो उसका रोम रोम परफ्यूम परफ्यूम से सेंट से महक रहा है, महक उठा उसका पूरा रोम। याद रहेगा। तो अरोमा मतलब होता है सुगंध, सेंट, परफ्यूम, खुशबू, जो तुम्हारी मर्जी है वो बोलो। अब बात करते हैं आर्टफुल की। आर्टफुल मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही क्राफ्टी होता है, जो बहुत ही धूर्त होता है, जो बहुत ही कनिंग होता है, जो बहुत ही गंदा होता है, जो बहुत ही चालसाज होता है, उन सबको हम बोलते हैं आर्टफुल या क्राफ्टी। अब देखो ऐसे किसको कैसे याद रखेंगे? तुमने पढ़ा है आर्ट एंड क्राफ्ट, सबको पता है आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट एक साथ आता है, तो आर्ट से आर्टफुल और क्राफ्ट से क्राफ्टी। तो आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब जिसमें ऐसी स्किल हो, ऐसी आर्ट हो, ऐसी कला हो कि वो किसी को भी बेवकूफ बना दे, किसी को भी छल दे, जिसको छलिया बोलते हैं, जिसको धूर्त बोलते हैं, जो बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही कमीना टाइप इंसान होता है, उसी को बोलते हैं आर्टफुल। तो आर्ट एंड क्राफ्ट को तो तुम याद रखोगे, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आर्ट से आर्टफुल और क्राफ्ट से क्राफ्टी, मतलब जिसपे कैसी कला हो, किसी को छलने की कला हो। अब बात आती है कनिंग की। तो कनिंग को कैसे याद रखें? देखो तुमको पता है, तुमने स्टोरी सुनी होगी कनिंग फॉक्स, जो चालाक लोमड़ी होती है, लालची लोमड़ी। तो अगर तुमने दंत कथाएं सुनी होगी तो तुम्हें पता होगा, एक बार एक कौवा होता है, वो कहीं से रोटी उठा के लाता है अपने लिए और पेड़ की डाल पे बैठता है और सोचता है मैं आराम से रोटी खाऊंगा। लेकिन तब तक एक लोमड़ी आती है, लालची लोमड़ी, उसको देखती है, उसको बड़ा फील होता है कि अकेले अकेले खा रहा है, कुछ ऐसा करूं कि ये मुझे मिल जाए। तो लोमड़ी जी बोलती है कौवे को, हेलो कौवे भाई, यार आप ना एक चीज बताओ, बहुत अच्छा गाते हो। तो कौवा बोलता है, "हाँ, सही में? अच्छा, हाँ पता है, मैंने आपको परसों सुना था, आपकी आवाज तो बिल्कुल कोयल जैसी है। अगर आप मुझे थोड़ा बस सुना देंगे ना आज, तो बड़ा मजा आ जाएगा।" कौवा तो बेचारा खुश हो जाता है, अच्छा सुनाना है? हाँ सुनाता हूँ। और जैसे सुनाना स्टार्ट करता है, उसके मुंह से रोटी गिर जाती है और जो लोमड़ी होती है वो फरार हो जाती है। इसलिए बोलते हैं
बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो उसी को बोलते हैं कनिंग फॉक्स, लालची लोमड़ी। तो कनिंग उसी इंसान को बोलते हैं, क्राफ्टी उसी इंसान को बोलते हैं, आर्टफुल उसी इंसान को बोलते हैं जो धूर्त होता है, जो बिल्कुल छलिया होता है, जो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर होता है। और अगर हम क्राफ्टी की बात करें तो हमारी इंडियन हिस्ट्री में शकुनी मामा से बड़ा एग्जांपल तो कुछ हो ही नहीं सकता भैया। शकुनी मामा तो एक्सपर्ट थे किसी को भी बेवकूफ बनाने में। तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही धूर्त होते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं। ये नेगेटिव वर्ड है तीनों के तीनों। अब बात करते हैं एस्क्रिप्शन की। एस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? देखो, एस्क्रिप्शन जो वर्ड है वो बना है एस्क्राइब से। तो एस्क्राइब मतलब होता है किसी पे आरोपण लगाना, मतलब किसी चीज को, किसी को कोई चीज दे देना, किसी को कोई क्वालिटी दे देना। एट्रीब्यूट मतलब होता है क्वालिटी, योग्यता, किसी को श्रेय देना। अब देखो, एट्रीब्यूट की अगर तुमने बात की होगी तो एट्रीब्यूट बना है एट्रीब्यूशन से। तो एट्रीब्यूशन मतलब होता है, एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी को कोई चीज देना, कोई क्रेडिट देना, कोई श्रेय देना। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई वो लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो मैं उसके बारे में उसकी क्वालिटी को बता रहा हूं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है किसी के कैरेक्टर के बारे में बताना। तो अगर मैं बोलूंगा वो लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो मैं उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा हूं, उसको एक एट्रीब्यूट उसका बता रहा हूं। एट्रीब्यूट मतलब होता है उसकी कोई क्वालिटी को बता रहा हूं। इसको याद कैसे रखेंगे? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का तो अत्री ने बूट बनाने वाले को, जूते बनाने वाले को, अत्री एक लड़का है, तो एट्रीब्यूट कैसे याद रखोगे? अत्री ने बूट बनाने वाले लड़के को श्रेय दिया। तो एट्रीब्यूट मतलब होता है श्रेय देना। तो कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई अच्छा है, कोई इंटेलिजेंट है, ये सब के सब उसकी क्वालिटीज है, उनके एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट मतलब होता है क्वालिटीज, याद रहेगा। तो एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? क्वालिटीज। क्वालिटीज क्या होता है? जो उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैरेक्टर के बारे में उसकी बताती है क्वालिटी, उसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी की क्वालिटी बताना। तो एस्क्राइब मतलब होता है जब तुम किसी को श्रेय देते हो, किसी क्वालिटी को बताते हो, उसी को बोलते हैं एस्क्राइब। एस्क्राइब को याद रखो डिस्क्राइब से। जब तुम किसी को डिस्क्राइब करते हो, किसी की क्वालिटी को बताते हो, तो उसी को बोलते हैं एस्क्राइब, डिस्क्राइब या एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मतलब किसी की क्वालिटीज को बताना, किसी को श्रेय देना। याद रहेगा, बस इतना इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं असेंबल की। असेंबल मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना। ये सबको पता है, तुमने बचपन में जब हम स्कूल में थे तो असेंबली ग्राउंड में तुम खड़े होते थे, असेंबली हो रही है तो असेंबली मतलब सबके सब खड़े होंगे वहां पे। तो असेंबल मतलब होता है सबके सब इकट्ठा खड़े होते हैं। और मास मतलब होता है जब बहुत सारा ग्रुप, देखो मास मतलब लोगों के ग्रुप को बोलते हैं मास। तो जब लोगों का ग्रुप एक जगह इकट्ठा होता है तो उसी को बोलते हैं अमास, और उसी को बोलते हैं असेंबल। असेंबल मतलब एक जगह खड़ा होना। याद रहेगा, स्कूल की असेंबली से याद रखो। और तुमने देखा होगा मार्वल मूवीज में एक एवेंजर्स का फेमस डायलॉग है, एवेंजर्स असेंबल। असेंबल मतलब सबके सब एक साथ आ जाओ। तो देखो सबके सब एक साथ आ गए। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं ना एवेंजर्स असेंबल, तो असेंबल मतलब है सबके सबका एक साथ आ जाना। और जब सबके सब ग्रुप होता है उसी को बोलते हैं मास। तो जब पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ आ जाता है तो उसी को बोलते हैं अमास या असेंबल। याद रहेगा, असेंबली ग्राउंड से याद रख सकते हो, स्कूल की असेंबली से याद रख सकते हो, या एवेंजर असेंबल से याद रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब बात करते हैं असर्शन की। असर्शन मतलब होता है दावा करना, डिक्लेयर करना, जिसको हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। अब ये तो बहुत इजी है। देखो तुमने एक टाइप के सेंटेंस पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इंटरोगेटिव होते हैं, उसी में एक होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसपे हम दावा करते हैं, मतलब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बात बोलते हैं। तो डिक्लेरेटिव उसी को बोलते हैं, असर्टिव उसी को बोलते हैं जब तुम दावा करते हो। जैसे बोलते नहीं आज उसने ये बात डिक्लेयर कर दी पूरे दुनिया के सामने, तो डिक्लेयर मतलब होता है दावा करना, कोई बात बताना, स्टेटमेंट देना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो मैंने डिक्लेयर किया उसका असर सब में पड़ा। जो मैंने डिक्लेयर किया उसका असर सब में पड़ा। तो जो मैंने डिक्लेयर किया, तो डिक्लेयर से डिक्लेरेशन, उसका असर, तो असर से असर्शन। डिक्लेयर से डिक्लेरेशन और असर से असर्शन। तो जो मैंने आज डिक्लेयर की बात उसका असर सब में पड़ गया। याद रहेगा, तो डिक्लेरेशन, असर्शन। याद रहेगा, बस इतना इजी है। चलो अब आगे की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब होता है निश्चयात्मक, जो हम निश्चय करते हैं किसी चीज का, उसी को बोलते हैं डोमिनियरिंग। तो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, जो डोमिनेटिंग नेचर का होता है, जो डोमिनेटिंग नेचर का होता है, उसकी बात का असर सब में पड़ता है। क्या बोला? जो डोमिनेटिंग नेचर का होता है, डोमिनियरिंग, जो डोमिनेटिंग नेचर का होता है उसका असर सब पे पड़ता है। जो डोमिनेटिंग नेचर का होता है उसकी बात का असर सब में पड़ता है। याद रखा, तो निश्चयात्मक, जो जो बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का होता है, डोमिनियरिंग, उसकी बात का असर सब में पड़ता है। और मैंने तुम्हें बताया है, जो हिटलर था वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का था कि जब भी वो कुछ बोलता था तो उसका असर सब में पड़ता था। तो सब उसके लिए मरने कटने के लिए तैयार हो जाते थे, रेडी हो जाते थे। इसलिए इसके लिए एक वर्ड भी आता है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, जिसमें बोलने की कला होती है। वो कुछ ही बोले तो उसका असर सब में पड़ जाता है। तो जो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, जब भी वो कुछ बोलते हैं तो उसका असर जो होता है सब में पड़ जाता है। तो असर से याद को असर्टिव सेंटेंस। याद रहेगा, इतना इजी है। तुमने असर्टिव सेंटेंस भी सुने होंगे।
अब आते हैं एसेस। एसेस मतलब होता है किसी चीज का आकलन करना, किसी चीज को मापना, किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को गिनना। याद रहेगा। अब एसेस को कैसा देखो, एस एस मतलब होता है गधा और एसेस मतलब बहुत सारे गधे। तो देखो इस फील्ड में बहुत सारे गधे हैं, तो हम बोल रहे हैं भाई एक एस, दो एस, तीन एस, इस फील्ड में कितने एसेस हैं गिनो, मेजर करो सबको। तो एसेस मतलब होता है आकलन करना, मेजर करना, मापना, किसी चीज को नापना। तो एसेस गधे, बहुत सारे गधे, तो एक गधा, दो गधा, तीन गधा, हम बोल रहे हैं इस फील्ड में बहुत सारे गधे, तो गिनो कितना, मेजर करो कितने गधे, तो मेजर करना। तो एसेस मतलब होता है मेजर करना। बस तुम्हें याद हो जाएगा, मैं बोलता रहा हूं, तुम एक बार ध्यान से सुनोगे, एक बार बोलोगे, याद हो जाएगा। तो एस मतलब गधा और एसेस मतलब बहुत सारे गधे, तो इस फील्ड में बहुत सारे गधे हैं। अब इन तुम एक दो तीन चार गिनो कितने गधे हैं, तो मेजर करो, गिनो कितने गधे हैं, बस याद हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं। एस्टोनिश। एस्टोनिश मतलब होता है चकित करना, किसी को सरप्राइज करना, किसी को वंडर करना। बहुत इजी है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। एस्टोनिश हमने पढ़ा था, अमेज करना किसी को। अमेजिंग स्पाइडरमैन ने हवा में स्टंट करके सबको चौंका दिया, पढ़ा था। तो एस्टोनिश मतलब होता है स्टंट, ऐसे याद रखो स्टंट। तो उसने स्टंट करके सबको चौंका दिया, उसने ऐसा स्टंट किया कि सबको चौंका दिया। और हमारे भाई ने ऐसा स्टंट किया है कि पूरी पूरी दुनिया चौंक चुकी है। इसी के बारे में अभी चर्चाएं चल रही है, तुम समझ गए हो। तो एस्टोनिश को याद रखो स्टंट, एस्टोनिक साउंड स्टंट, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। एस्टोनिश मतलब स्टंट, तो उसने ऐसा स्टंट किया कि सबके सब चौंक गए, सरप्राइज हो गए और थोड़ा बहुत अफेंड भी हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। एस्टोनिश से बना है एस्टोनिशमेंट, सेम वही है, किसी को चौंका देना, किसी को सरप्राइज कर देना, उसी के लिए हम वंडर का यूज भी करते हैं। तो भाई ने ऐसा स्टंट किया है कि भैया सबके सबको चौंका दिया है, ऐसे एस्टोनिशमेंट उन्होंने कमेंट किया है कि सब के सब चौंक भी गए हैं, ऑफेंड भी हो गए। तो एस्टोनिशमेंट मतलब होता है चौंक जाना, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, उसी के लिए हम वंडर का यूज भी करते हैं। अब देखो दो होते हैं, एक होता है वांडर, WANDER, उसका मतलब होता है घूमना, अलसाए घूमना, पढ़ा था। एम्बल, जिसको बोला था हमने एम्बल। और एक होता है वंडर, वंडर मतलब होता है चौंकना। एग्जाम में इन दोनों में एरर आता है, जहां पे उसको चौंकना बोला होगा, यहाँ जहां पे वंडर बोला होगा वहां पे वांडर दे देगा, और जहां पे वांडर बोलना होगा वहां पे वंडर दे देगा। तो इन दोनों में हमेशा एरर आता है। तो वंडर मतलब कहीं क्या, चौंकना, सरप्राइज होना, और वांडर मतलब होता है घूमना, एम्बल जिसके लिए हम बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों एग्जाम में आते हैं, एरर आता है इसमें। बात करते हैं एस्ट्यूट की। एस्ट्यूट मतलब होता है जो बहुत ही चतुर हो, जिसके हम श्रूड पे बात भी करते हैं। जो चतुर होता है, जो श्रूड होता है, जो डेक्चरस होता है, जो स्किल्ड होता है। हमने बहुत सारे किए हैं, जब क्लोज टेस्ट की क्लास की थी उसमें मैंने तुम्हें 10-15 सिनोनिम्स के बताए थे। तो एस्ट्यूट मतलब होता है जो चतुर हो, जो श्रूड हो, जो बहुत ही चालाक हो, जो चतुर हो, जो स्किल्ड हो, जो डेक्चरस हो। अब बात कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे, देखो एस्ट्यूट, एस्ट्यूट को याद रखो एज अ ट्यूटर, एस्ट्यूट एज अ ट्यूटर, ट्यूटर मतलब होता है टीचर। तो एस्ट्यूट मतलब एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर। तो एस्ट्यूट मतलब एज अ ट्यूटर आपको चतुर होना पड़ेगा। भाई जो टीचर लोग होते हैं वो चालाक होते हैं, वो चतुर होते हैं भाई, क्योंकि अगर चतुर नहीं होंगे तो फिर कैसे अपने स्टूडेंट को बताएंगे। तो एस्ट्यूट मतलब एज अ ट्यूटर आपको चतुर होना पड़ेगा। तो एस्ट्यूट मतलब होता है चतुर होना, तो एज अ ट्यूटर आपको चतुर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं श्रूड, श्रूड को कैसे याद रखें, तो ऐसे याद रखो, जो श्री WD पाठक है वो बहुत ही चतुर है। ये जो टीचर है श्री WD पाठक, वो बहुत ही चतुर है। तो श्री WD तो श्रूड, श्री WD तो श्रूड, देखो श्री WD मतलब श्रूड। तो जो श्री WD पाठक है वो बहुत ही चतुर है, ये टीचर जो है वो बहुत ही चतुर है। तो कैसे रखेंगे, एस्ट्यूट मतलब एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर तुम्हें बहुत ही चालाक होना पड़ेगा। और श्रूड को कैसे याद रखोगे, जो श्री WD पाठक है श्रूड, देखो श्री WD श्रूड, जो श्री WD पाठक है वो बहुत ही चतुर है, याद रहेगा। देखो क्या हैंडसम है, चतुर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब होता है जहां पे बहुत दंगे फसाद होते हैं, बैलेंस जहां पे होता है बहुत, तो उसको याद रखोगे एट्रोसिटी। एट्रोसिटी को याद रखो मेट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी मेट्रोसिटी। तो जो बड़े बड़े इलाके होते हैं, मेट्रो सिटीज होती है, वहां पे बहुत ही दंगे फसाद होते हैं, तुम्हें पता है। गांव में तो पूरा माहौल अच्छा रहता है, लेकिन जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां बहुत ही दंगे फसाद होते हैं, वायलेंस होता है। तो एट्रोसिटी को याद रखो मेट्रो सिटी से, जहां पे बहुत अत्याचार होते हैं, वायलेंस होता है, बारबेरिटी होती है। अब बारबेरिटी को कैसे याद रखोगे, देखो मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में बताया था, पहले के जमाने में कुछ योद्धा थे जो बारबेरियंस, जिन्हें कहा जाता था बारबेरियंस। तो बारबेरियंस योद्धा थे जिनके हाथ में तलवार वगैरह रहती थी, तुमने देखा होगा, बॉडी वगैरह तलवार, जैसे गॉड ऑफ वॉर में। तो बारबेरियंस वो थे, तो बहुत ही मार काट करते थे, वायलेंस करते थे। तो उसी से जो वर्ड बना है बारबेरिटी, बारबेरिटी मतलब जो बहुत वायलेंस करे, ऐसे याद रखो जो हर चीज को बर्बाद कर दे। तो बारबेरियंस जो थे, योद्धा थे, वो बहुत ही मारकाट करते थे, उन्हीं से बना है बारबेरिटी। और बारबेरिटी का मतलब होता है वायलेंस करना। तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो बारबेरिटी मतलब बर्बाद कर देना, सब कुछ वायलेंस कर देना। और एट्रोसिटी को कैसे याद रखोगे, मेट्रोसिटी। तो मेट्रो सिटी में हर चीज बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, अत्याचार होता है।
बस दंगे फसाद होते हैं। नेक्स्ट आता है अटेन। अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, कि कोई भी चीज जब तुम प्राप्त करते हो, अटेन करते हो, उसी को बोलते हैं अचीव करना, प्राप्त करना। अब अटेन मतलब तो सबको पता है, अटेनमेंट, अटेन, किसी भी चीज को प्राप्त करना, ये सबको पता है। लेकिन वो स्टूडेंट जो बोलेंगे सर इस पे भी कुछ ट्रिक बता दो, तो मैं बताता हूं। तो अटेन याद होगा, अटेन तो ₹10 नोट, अटेन मतलब ₹10 नोट, तो अटेन ₹10 नोट। तो पहले के जमाने में एक ₹10 के नोट से तुम कुछ भी चीज को प्राप्त कर सकते थे, अचीव कर सकते थे, बिकॉज पहले के जमाने में ₹10 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती। अगर तुम देखोगे तो पहले के जमाने में ₹10 तो आजकल के 1000 2000 के बराबर थे, बहुत ज्यादा वैल्यू थी। तो पहले के ₹10 के नोट में तुम पूरे घर का सामान खरीद देते थे, सब कुछ अचीव कर सकते थे। तो अटेन मतलब ₹10 नोट, तो एक ₹10 के नोट से तुम कोई भी चीज अचीव कर सकते थे पहले के जमाने में। लेकिन आजकल ₹10 को कौन पूछता है, ₹10 तो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी का कोई गुण, किसी को श्रेय देना, किसी के गुण के बारे में बताना, किसी की क्वालिटी के बारे में बताना, किसी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना। ये अभी मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन भी किया है। तो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी के गुण के बारे में बताना, किसी की क्वालिटी के बारे में बताना, और कैरेक्टरिस्टिक उसी को बोलते हैं। देखो कैरेक्टर मतलब होता है इंसान का कैरेक्टर, इंसान के कैरेक्टर के बारे में जब हम कुछ चीज बताते हैं कि वो अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, तो उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो किसी इंसान के क्वालिटी के बारे में बताना, उसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब देखो एट्रीब्यूट कैसे देंगे, एट्रीब्यूट अरे तेरी ब्यूटी, एट्रीब्यूट अरे तेरी ब्यूटी, अरे तेरी ब्यूटी ही तेरा सबसे बड़ी क्वालिटी है, अरे तेरी ब्यूटी ही तेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है, गुण है। तो एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण, क्वालिटी। जैसे मैं बोलूंगा अरे वो बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, तो वो उसका एट्रीब्यूट है, उसकी क्वालिटी है, उसकी तारीफ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अच्छा पढ़ाता है। मैं बोलूंगा अरे वो बहुत ही अच्छा है दिखने में, तो जो अच्छा है दिखने में वो उसकी एट्रीब्यूट है, उसकी क्वालिटी है। तो एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, जो उसके कैरेक्टर के बारे में बताए। याद रहेगा। एट्रीब्यूट को कैसे देंगे, अरे तेरी ब्यूटी, तो अरे तेरी ब्यूटी ही तेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है। देखो लड़कियों की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, उनकी ब्यूटी, इसलिए ब्यूटी अच्छी होती है, सजना सवरना चाहिए सबको। तो एट्रीब्यूट मतलब अरे तेरी ब्यूटी, अरे तेरी ब्यूटी ही तेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है। याद रहेगा, बस इतना इजी है। अब आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है एगस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एगस्ट मतलब क्या होता है, वो चीज जो बहुत ही डिग्निफाइड हो, मैजेस्टिक हो, जो बहुत ही भव्य हो, गरिमापूर्ण हो। तो ऐसे कैसे याद रखेंगे, अरे बहुत ही इजी है, अगस्त के महीने से। तो जो अगस्त का मंथ है हम सब इंडियंस के लिए बहुत ही डिग्निटी भरा है। जो अगस्त का मंथ है वो हम सब के लिए बहुत ही डिग्निटी वाला मंथ है, डिग्निफाई वाला मंथ है, क्योंकि उस पर हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिपेंडेंस डे। तो जो हमारा 15 अगस्त है, ऐसा देखो 15 अगस्त जो है, जो अगस्त का महीना है, वो हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए बहुत ही डिग्निफाइड वाला मूवमेंट है, मैजेस्टिक मूवमेंट है, बिकॉज उस दिन हमको आजादी मिली थी और हम सब आजाद हुए थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर दो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तुमसे मिस ना हो जाए। और तुम इस वीडियोस को रिवाइज करते रहो, इन क्लासेस को रिवाइज करते रहो, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हें सारे के सारे वोकैब याद हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखना, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।